किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज से 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए और उस पर हमने आप लोगों के बीच में बातचीत किया कि चाहे आप रासायनिक फार्मिंग करते हो, चाहे आप जैविक फार्मिंग करते हो, अपनी मिट्टी को सुधारना बहुत ही कंपलसरी है, जरूरी है। उस विषय पर हमने आप लोगों के बीच में बातचीत की और आशा करता हूं कि वो वीडियो जो आप लोगों के लिए बना था उसमें काफ़ी दिलचस्पी हमारे फार्मर ने दिखाई, काफ़ी उनकी व्हाट्सएप पर हमारे पास क्वेरीज भी आई और उसको हमने पूरा करने का भी पूरा जितनी हमारे तरफ से हो पाया उतना कोशिश किया। आज हम बातचीत उसी विषय पर दोबारा करने जा रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से कि भूमि सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कदम हमारे द्वारा उठाने चाहिए वो कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों का हमें उपयोग करना है, कैसे कैसे हम अपनी मिट्टी को ठीक कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाइए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो साथी किसी कारणवश पुराने वीडियो नहीं देख पाते हैं उनके लिए भी व्हाट्सएप पर हमने एक सुविधा दी हुई है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वहां जाकर आप उसको क्लिक करके पुराने जितने भी वीडियो हैं उनको देख पाएंगे। साथियों, आज हमारे लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो मिट्टी को सुधारना है। मिट्टी को कैसे हम सुधारें, हर रोज किसी ना किसी चीज को लेकर तो हम आप लोगों से बीच में रूबरू होते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कदम जो हमारा है वो मिट्टी सुधार का है, जिसमें हम फार्मिंग करते हैं, जिसपे हम हमारे दादा परदादा फार्मिंग करते आए, आगे हमें भी उसके ऊपर खेती करनी है और हम करते रहेंगे। आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां भी उसमें फार्मिंग करेंगी या करवाएंगी, लेकिन सबसे जरूरी जो आज के समय में महत्वपूर्ण कदम है वो मिट्टी को सुधारना है। अब मिट्टी को सुधारने संबंधी किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है? सबसे पहले तो जब भी आप फार्मिंग की शुरुआत करते हैं, चाहे आप रासायनिक फार्मिंग करें, जैविक फार्मिंग करें, अपनी मिट्टी का लैब टेस्टिंग अवश्य करवाइए, जो भारत सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कुछ लोग उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी प्राइवेट लैब करवा सकते हैं। मिट्टी जांच कैसे आप करवाएं उस विषय पर एक वीडियो हम जल्दी आप लोगों के बीच में शेयर कर देंगे। उसमें जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि उनको आप देख के अपनी मिट्टी की सही उचित जांच करवा पाएं और जांच करवाने के बाद जो रिपोर्ट आपके सामने आए वो रिपोर्ट मेरे पास अवश्य भेजने का कष्ट करें ताकि उसमें जो भी कमियां हैं उनको बताने का हम प्रयास करें, उसके अनुसार आप कार्य करें। एक तो सबसे जरूरी जो चीज है हमारे लिए, हमने बार बार आप लोगों के बीच में पहले भी चर्चाएं की हैं, रासायनिक उर्वरक हम यूज करते हैं, रासायनिक पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सबसे खतरनाक चीज जो हम लगातार यूज करते आ रहे हैं, रासायनिक खरपतवार नाशक। हमारी मिट्टी के लिए सबसे गलत अगर रास्ता जो हम अपना रहे हैं वो खरपतवार नाशक का अपना रहे हैं। क्योंकि किसान साथियों, एक कुछ साल पहले मैं एक कैंप में गया हुआ था, वहां पर हमारे बीच में एक चर्चा आई थी कि जब हमारी जमीन में खरपतवार की अधिकता हुई तब उस मिट्टी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट वैल्यू की कमी हुई। क्योंकि खरपतवार जब ही आएगा जब उस मिट्टी को उसकी आवश्यकता होगी या उस मिट्टी में उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी। अगर हमारी मिट्टी का पीएच मान सामान्य स्तर पर होगा, अगर हमारी मिट्टी का जैविक कार्बन ठीक होगा तो खरपतवार जो खरपतवार से आपको सामना करना पड़ रहा है उन खरपतवारों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये हमने उस कैंप में सीखा था। आज से 7-8 साल पहले की बातें हैं ये, लेकिन आज उन चीजों को जब हम देख रहे हैं हमारे खेत में या जो भी हम फार्मर के पास जाते हैं वहां जो कंडीशन हम देख रहे हैं वो बात जो है इस बात के ऊपर बिल्कुल सटीक साबित होती है। क्योंकि आपने देखा होगा आज से 2 या 3 साल पहले की अगर हम बात करें तो खरपतवार ना के बराबर होती थी, कुछ ही खरपतवार होती थी। क्योंकि उस समय जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति थी वो उपयुक्त थी, सही थी
हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो था वो अपने निमंत्रण स्तर पर ना होके हल्का बहुत कम था, लेकिन वो ठीक था। आज हमारी मिट्टी की हालत ऐसी हो गई, जिन जमीनों का ऑर्गेनिक कार्बन जो है 0.10 की भी हम अगर बात करें तो भी कोई उसमें यानी चंबित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी देश की, हमारे किसान की मिट्टी जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन के मामले में बिल्कुल 0/0 होती नजर आ रही है। और अगर किसान साथियों ऐसी हालात रही तो वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि खाने के लिए भी आपको शायद अनाज कहीं दूसरी जगह से लाना पड़े। इस बात को बिल्कुल यानी आज मैं ये बात आप लोगों के बीच में बता रहा हूं, लेकिन इसी तरह अगर हम मिट्टी का दोहन करते रहे, इसी तरह हमारी मिट्टी में हम लगातार कंटिन्यू अत्यधिक मात्रा में रासायनिक पेस्टिसाइड, रासायनिक उर्वरकों को डालते रहे, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हमारी मिट्टी जो है वो बिल्कुल ही ये मान के चलो बंजर हो जाएगी। और उस समय हमारे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचेगा जिसके माध्यम से हम अपनी मिट्टी को ठीक करने का काम करें। तो मैं कुछ सुझाव आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहा हूं। एक तो माननीय चंद्रा जी के कुछ उत्पाद जो हैं, एक तो OWDC पाउडर जो उत्पाद हमारे बीच में नया आया है, ये ऑर्गेनिक कार्बन को बनाने में आपका सहयोग करेगा। इसको अवश्य आप अपने साथ रखें। जब जब आप पानी चलाएं, जब जब आप सिंचाई करें, जब जब आप फोलियर स्प्रे करें, तो इसको अपने उसमें एक अहम हिस्सा बनाने का काम करें। चाहे आप रासायनिक फार्मिंग करते हैं, रासायनिक पेस्टिसाइड्स को छोड़ के रासायनिक उर्वरकों के और इस वेस्ट डिकम्पोजर के बीच में अगर आप 7 से 8 दिन का भी गैप देने का काम करेंगे, तब भी वो काम करने का पूरा यानी उसके अंदर इतनी ताकत है कि कुछ बैक्टीरिया उसके अवश्य काम करेंगे। दूसरा, फसल चक्र को अपनाने का प्रयास जितना हो सके उतना करने का काम करें, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि एक क्रॉप लगातार एक ही फसल में एक ही खेत में लगाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि आपकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति तो कम हो ही रही है, उसके साथ साथ हमारे जो भी न्यूट्रिएंट हैं या जो भी सूक्ष्म तत्व हैं या जो भी ऑर्गेनिक कार्बन है उसमें लगातार कटौती होती आ रही है। साल में एक बार हरी खाद अवश्य लगाइए। उसका सही उपयुक्त समय अब आगे अप्रैल में आने वाला है, क्योंकि हरी खाद अगर अप्रैल माह में भी आप लगाते हैं और उसके 1 माह 1.5 माह 45 दिन उसको रख के खेत में मिलाने का काम करते हैं, तब भी अगली क्रॉप उसमें लगाने का समय आपके पास बचता है। और माननीय चंद्रा जी की जितने भी उत्पाद हैं, OWDC है, हमारा वाम है, ट्राइकोडर्मा है, इन चीजों को आप अवश्य उसमें ऐड करने का प्रयास करें और धीरे धीरे रासायनिक को कम करके उसके अंदर आप रासायनिक को कम करके जैविक की तरफ बढ़ने का थोड़ा सा प्रयास भी अगर करेंगे तो आपको सफलताएं अवश्य मिलेंगी। रही हमारे खरपतवार की बात, खरपतवार जैसे जैसे आप इसमें वेस्ट डिकम्पोजर डालते जाएंगे, 2 साल 3 साल का समय जैसे आपका पूरा होगा, तो आज जो खरपतवार आपके खेत में हो रही है वो ना के बराबर होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके खेत में जो भी बेमौसमी बीज पड़ा है खरपतवार का, वो वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से डिकम्पोज होने का काम करेगा। तीसरा, इसमें सबसे जरूरी जो चीज है गोबर की खाद। अब एक साथी हमारे बीच में कुछ समय पहले एक कमेंट कर रहा था कि सबसे जरूरी है कंपोस्टिंग खाद उसमें डालना। जरूरी है, हम भी इस बात से सहमत हैं, लेकिन हर फार्मर उसके लिए उपयुक्त नहीं है, हर फार्मर उसके लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि हर फार्मर के पास पशु नहीं है और हर फार्मर बाहर से खाद, कंपोस्टिंग खाद लेके खेत में डाल नहीं सकता है। तो उसके पास एक ही साधन है, फसल के अवशेष जो हैं वो खेत में मिलाएं, फसल चक्र को अपनाएं और दलहनी फसलें अवश्य जोड़ने का काम करें, ताकि ये समस्याएं जो उनके सामने आ रही हैं वो ना आए। बीज का सही चयन आप करें, सबसे जरूरी जो चीज है बीज का सही चयन आप करेंगे तो खरपतवार पर भी आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और हो सके तो खरपतवार को जितना हो सके खेत में ही डालने का काम करें। जैसे छोटी होती है, कच्ची होती है, उसको आप खेत में ही डालेंगे तो सबसे अच्छा बेनिफिट आपको ये होगा, वो एक तो कंपोस्टिंग का काम करेगी, आपके खेत में न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाने का काम करेगी, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करेगी। तो यानी वो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है अगर उस खरपतवार को खेत में मिलाने का काम करेंगे। फसल के अवशेष को जलाने की बजाय खेत में अगर आप डालेंगे, उसके बाद उस पर वेस्ट डिकम्पोजर चलाएंगे या कचरा मित्र चलाने का काम करेंगे, फोलियर स्प्रे के रूप में करेंगे, 60 से 70% नमी बना के
अगर कचरा मित्र का छिड़काव करेंगे तब भी वो डिकम्पोज होगा, तो उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट साथियों आप उठा पाते हैं। बातें तो बहुत लंबी हैं, अगर इसको ज्यादा लंबा जितना खींचेंगे उतना खिंचता जाएगा, लेकिन सबसे अहम चीजें 2 4 5 हैं, इनको आप अपना लीजिए। कंपोस्टिंग खाद अगर आपके पास है, गोबर की खाद अगर आपके पास है तो वो डालने का प्रयास करें। नहीं है तो अगर किसान समर्थ है तो बाहर से मुर्गी का वेस्ट है, बकरी का वेस्ट है, अन्य पशुओं का वेस्ट है, वो खेत में डालने का काम करेंगे, तब भी आपको एक बहुत शानदार बेनिफिट साथियों मिल सकेगा। लगातार कंटिन्यू वेस्ट डिकम्पोजर पाउडर लिक्विड जो भी आपके पास है उसको खेत में आप चलाइए। हरी खाद एक बार अवश्य लगाइए और दलहनी फसलों को अवश्य अपनाइए। फसल चक्र को अपनाने का प्रयास करें। रासायनिक पेस्टिसाइड को धीरे धीरे, रासायनिक उर्वरकों को धीरे धीरे खत्म करने का काम करें। और रासायनिक खरपतवार नाशक जो है उसको तो पूर्ण रूप से अगर आप छुट्टी खेत में करेंगे तब भी आपको बेनिफिट होगा। मैं ये आपको नहीं कह रहा कि आप एक साथ 10 एकड़ जमीन है तो उसको सुधारने का काम करें। धीरे धीरे 1 एकड़ से शुरुआत अगर आप करेंगे तब भी आप अपने इस स्थिति को सुधार पाएंगे। खाली समय जो आपके पास होता है उसमें खरपतवार को आप निकालने का काम कर सकते हैं अगर आप पूर्ण रूप से खेती पर आधारित हैं। मिट्टी को कैसा भी बनाया जा सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड है। काफी फार्मर के हमने देखा है ये चीजें जो आज हम बता रहे हैं वो काफी साल पहले वो कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं और आगे आने वाली जनरेशन को भी वो बताने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, भूमि सुधार के ऊपर हमारे कुछ टिप्स आप लोगों के बीच में थे। आशा करता हूं इनको अपनाने का पूरा प्रयास करेंगे और मेरे को लगता है आने वाले समय में शायद आप इसमें सुधार की गुंजाइश होगी। और हर साल मिट्टी की जांच अवश्य करवाते रहें, उससे आपको यह पता चलता रहेगा कि कितना आपको रासायनिक खाद उसमें डालना है, कितना उसके अंदर आपको न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, क्या उसमें आप डालेंगे जिससे कि आपको बेनिफिट साथियों होगा। फिर भी इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या अगर आपको आती है तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप साथियों पूछ सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।